नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सत्यम सिविल एकेडमी में। दोस्तों, हमने आई दृष्टि को बढ़ाने के लिए इन नोट्स का इनिशिएटिव शुरू किया है। साथ ही हमने कोशिश की है कि इससे हर टॉपिक से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इंक्लूड करें, जिससे परीक्षा के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको नोट्स पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम का टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम जेवर के एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्घाटन 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी जी ने किया था, और इसकी पहली उड़ान जो हुई थी 15 जून 2026 को हुई थी, जो कि लखनऊ से नोएडा के लिए था। इसमें से 170 किसान इसमें सवार थे, क्योंकि जो लैंड एक्वायर किया गया था किसानों से उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, उन्हीं 170 किसानों को इसमें उड़ान के लिए बिठाया गया था। इसकी लागत याद रखना 11,200 करोड़ रुपए। और यूपी की स्थिति क्या है? अब यूपी में कुल 17 हवाई अड्डे हो गए हैं। अच्छा, ये क्या है? ये जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है। इसमें सड़क, मेट्रो, रेल, इन सब का एकीकरण किया गया है एक साथ ही ये देश का ऐसा पहला जो है प्रोजेक्ट है जहाँ पे LC3 लाइमस्टोन कैल्साइट सीमेंट का प्रयोग किया गया है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है LC3 क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट, इसका जो संचालक है YIAPL, जो कि ज्यूरिख एयरपोर्ट की 100% सहायक कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और इस टॉपिक में जो अतिरिक्त कुछ सूचनाएं थी उसमें था संशोधित जो उड़ान 2 वो है उस योजना के बारे में, जो कि 10 साल के लिए इसका एक्सपेंशन किया गया है। 2026-27 से 2035-36 तक का एक्सपेंशन किया गया है, जिसका बजट टोटल 28,840 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। और जो सारी चीज़ें आपको साइड में जो दिख रही हैं, ये जब आप नोट्स पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, तो ये आपके लिए आसानी होगी, इसलिए इस चीज़ों को आसपास ऐड कर दिया गया है। बाकी जो कंटेंट था इस टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया है। अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर है हम उसको पढ़ते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर निर्माण कार्य में LC3 लाइमस्टोन कैल्साइट क्ले सीमेंट का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही। इस परियोजना का संचालन YIPL यानी कि ज्यूरिख एयरपोर्ट की 100% सहायक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी एकदम सत्य है। आगे, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसमें जो है आपका 1, 2, 3 तीनों इसमें जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संशोधित उड़ान योजना जो 2.2 है उसका डेट 2026-27 से 35-36 कर दिया गया है। और दूसरा, इसका जो इसके लिए बजट आवंटन 11,200 करोड़, जो कि गलत है, 28,000 समथिंग किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस एयरपोर्ट जुड़ने के बाद कुल 17 हवाई अड्डे हो गए, ये भी सही है, यानी कि आपका पहला और तीसरा जो है सही है। इसमें यार ऑप्शन में कुछ गलती दिख रही है। ऑप्शन में देख, पहला तो 26-27 से 35-36 तक है ही। 26-27 से 35-36, ओके। और YIPL की ज्यूरिख 100% कंपनी द्वारा इसको किया जा रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस एयरपोर्ट के जुड़ने के बाद 17 हो गए हैं, ये भी। हाँ, 1 और 3 है, तो ऑप्शन में 1 और 3 यहाँ पे आपका सही हो गया। 1 और 3 ये आपका सही होगा, क्योंकि ये 28,000 समथिंग है। नेक्स्ट, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2.2 को मंजूरी दी गई है। देखते हैं, ये मंजूरी तिथि याद रखना 10 जून 2026 को। परियोजना विवरण 6.032 किलोमीटर कॉरिडोर, कुल स्टेशन 5 से 4 एलिवेटेड और 1 भूमिगत है। कुल नेटवर्क संचालन के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 77.63 किलोमीटर हो जाएगी।
इसका जो लागत है 2,169 करोड़ रुपये है IDC सहित। प्रमुख स्टेशनों में आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर एयरपोर्ट। और इसके निर्माण कार्य में 2,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। रख रखाव में 500 व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिलेगा। इस पे जो प्रश्न है, अहमदाबाद रेल मेट्रो परियोजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना को 10 जून 2026 को मंजूरी दी गई, एकदम सही है। इस चरण के पूरा होने के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 77.63 किलोमीटर है, ये भी सही है। इस नए 6.032 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में कुल 5 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें 5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे, नहीं 4 एलिवेटेड और 1 भूमिगत होगा। पहला और दूसरा जो है सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 2,169.04 करोड़ रुपये IDC सहित है। यह नया कॉरिडोर आश्रम रोड, साबरमती नदी और एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगा। इसके संचालन और रखरखाव के माध्यम से लगभग 2,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यानी इसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई है, जो कि 15 से 20 मई 2026 के बीच हुई है। ये पहली यात्रा जो उन्होंने UAE की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। व्यापारिक स्थिति को देखें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 7वां सबसे बड़ा निवेश का स्रोत है UAE हमारे लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो भारत को 11% जो कच्चा तेल है, जो कि चौथा सबसे बड़ा स्रोत, और 40% ही उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत का आपूर्तिकर्ता UAE ही है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम समझौता, जो कि 30 मिलियन बैरल जो है कच्चे तेल के भंडारण के लिए विशाखापट्टनम और चांदीखोल में जो भंडारण होगा उसके लिए एडिनॉक के साथ जो है समझौता हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में रणनीति रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क अपनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट जो शिपिंग क्षेत्र में वाडीनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर है, तो कोचीन शिपयार्ड और डाइडॉक्स वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट, निवेश, भारत में $5 बिलियन के निवेश की घोषणा, जिसमें बुनियादी ढांचे को लेकर है, और RBL बैंक और सम्मान कैपिटल के बीच समझौता हुआ है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति जाहिर की गई है। अब इस पर जो प्रश्न बन रहे हैं वो देखते हैं। भारत UAE द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UAE वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। देखते हैं, व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा नहीं, ये गलत है। तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत अपनी कुल LPG आवश्यकता का 40% हिस्सा UAE से आयात करता है, जो इसका सबसे बड़ा स्रोत है, एकदम सही है। भारत में 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण के लिए विशाखापट्टनम और चांदीखोल एडनॉक के साथ समझौता हुआ है, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की मई 2026 की UAE यात्रा के दौरान हुए प्रमुख समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाडीनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर यानी कि शिप रिपेयर क्लस्टर विकसित करने हेतु कोचीन शिपयार्ड और डाइडॉक्स वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है, सही है। दोनों देशों के बीच 8 एक्स्ट्राफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करने की सहमति बनी है, ये भी सही है। UAE वर्तमान में भारत के लिए 5वां सबसे बड़ा निवेश स्रोत है, नहीं 5वां नहीं, शायद चौथा सबसे बड़ा निवेश का स्रोत है। 7वां, हाँ 7वां जो है सबसे बड़ा निवेश का स्रोत है UAE भारत के लिए। तो यहाँ पे 5वां नहीं बल्कि 7वां होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी पहला सही और दूसरा सही, पहला और दूसरा सही है। दूसरे देश की जो मोदी जी ने यात्रा की थी वो थी नीदरलैंड की यात्रा। नीदरलैंड की यात्रा जो कि 15 से 17 मई 2026 के बीच में की थी। ये 2017 के बाद ये मोदी जी की दूसरी यात्रा थी। इसमें जो रणनीतिक साझेदारी को लेकर 2026 से 30 तक के रोड मैप पर समझौता हुआ था। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो यूरोप में सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में से एक है नीदरलैंड। भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक, जो कि 55.6 बिलियन FDI जो है भारत में इसके द्वारा निवेश हुआ है।
प्रमुख अगर सहयोग में देखा जाए तो पश्चिमी त्रिपुरा में फूलो और CEAH, बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण हेतु इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात हुई है। नीदरलैंड द्वारा 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र को भारत को वापस किए जाने के संदर्भ में भी बात हुई है। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। तो जो है चोल ताम्रपत्र को भी वापस किए जाने की बात हुई है, भारत को देने की बात हुई है। और गुजरात की जो कल्पसर परियोजना है उस पर तकनीकी सहयोग के लिए भी आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो हैं 14 समझौते याद रखना इसमें हुए हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। धोलेरा जो कि गुजरात में भारत का पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब हेतु टाटा और ASML के बीच समझौता भी हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ग्रोनिंग यूनिवर्सिटी और लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच समझौता, यानी इसमें इस तरीके से है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और ग्रोनिंग यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है, और दूसरा लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और भारतीय पुरातत्व यानी कि सर्वेक्षण ASI के बीच MOU पर साइन हुआ है। ठीक है, इस पे जो हम प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में भारत नीदरलैंड यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत और नीदरलैंड ने रणनीतिक साझेदारी 2026 से 30 के लिए रोड मैप अपनाया है। नीदरलैंड भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। सबसे बड़ा विदेश, अगर इस तरह से पूछता कि यूरोपियन में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक, तो शायद समझ में आता है। एक मिनट देख लेते हैं। यूरोप में सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक, भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, FDI के मामले में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। तो ये प्रश्न जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धोलेरा गुजरात में भारत के पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा और ASML के बीच समझौता हुआ। ये भी सही, यानी कि आपका पहला और तीसरा जो है सही है। पहला और तीसरा कहाँ पे है? ये वाला पहला और तीसरा जो है आपका सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की मई 2026 की नीदरलैंड यात्रा के दौरान हुए प्रमुख पहलू के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी त्रिपुरा में फूलों के लिए और बेंगलुरु CEH में डेयरी प्रशिक्षण हेतु इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया है। सही है। दूसरा, नीदरलैंड द्वारा 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्रों को भारत को वापस किए जाने के संदर्भ में बात हुई है। तीसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी सही है। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका तीनों सही है। इसके बाद मोदी जी ने 17 से 18 मई 2026 को स्वीडन की यात्रा की। दौरे के समय ये गोथेनबर्ग गए थे स्वीडन में। भागीदारी, इसमें यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के मुख्य अतिथि भी रहे यहाँ पे यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य अतिथि हमारे PM जी रहे थे। संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर को 2026 से 30 की संयुक्त कार्य योजना तक विस्तार करना था। और इनका सम्मान याद रखने पूछ सकता है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस मोदी जी को दिया गया था। ये सम्मान पाने वाले ये पहले एशियाई नेता है। इस सम्मान को पाने वाले ये पहले जो है एशियाई नेता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी जी पहले हैं, इसलिए प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद 18 से 19 मई 2026 को नॉर्वे की यात्रा पे गए, जहाँ पे तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को अटेंड किया। नॉर्वे यात्रा यानी 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रमुख सहयोग इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होना। इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच अंतरिक्ष का समझौता इसमें शामिल है। निवेश के क्षेत्र में देखा जाए तो नॉर्वे के पेंशन फंड जो कि GPFG द्वारा भारतीय बाजार में $28 बिलियन के निवेश की भी प्रस्तावना है। और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो कि 19 मई 2026 को हुआ था, इसका डेट इम्पॉर्टेंट है। ये ओस्लो में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत सहित नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। और जो इसका अगला सम्मेलन होगा यानी कि चौथा जो होगा वो
हेलेंस्की फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों प्रश्न देख लेते हैं। तो स्वीडन यात्रा जो कि 17 से 18 मई 2026 को हुआ था, यह यात्रा गोथेनबर्ग शहर में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ऑफ क्रॉस से सम्मानित किया गया था। स्वीडन के साथ 26 से 30 के लिए संयुक्त कार्य योजना नहीं अपनाई गई, ये बात गलत है, अपनाई गई थी। तो पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, नॉर्वे यात्रा और भारत नागरिक संबंधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा थी। गलत। इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतरिक्ष समझौता हुआ है। नॉर्वे के पेंशन फंड जीपीएफसी ने भारतीय बाजार में निवेश करने से इनकार कर दिया है। गलत। तीसरा, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम यानी स्वीडन में आयोजित किया जाएगा। ये भी गलत। इसमें कौन सा सही था? दूसरा वाला सही था। तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो कि 19 मई 2026 को हुआ, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। इसमें भारत के अलावा नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। ये भी सही है। चौथा, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। गलत। नॉर्वे का इंडो पैसिफिक ओशन रीजन आईपीओ में शामिल होने का प्रमुख परिणाम था। सही, यानी कि इसमें तीसरा वाला गलत है। प्रधानमंत्री मोदी की 19 से 20 मई 2026 को इटली की यात्रा हुई। ये इस दौरे में ये रोम गए थे। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय इटली यात्रा थी, यानी कि इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई थी। सम्मान, एफएओ मुख्यालय में एफएओ एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया मोदी जी को। संबंध, द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। व्यापार लक्ष्य में यह था कि 2029 तक 20 बिलियन यूरो का व्यापार लक्ष्य रखा गया। प्रमुख घोषणाएं, 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया। भारत में नवाचार केंद्र इनोवेट इंडिया का बनाने की भी घोषणा की गई थी। मुख्य समझौतों में क्रिटिकल मिनरल, कृषि, समुद्री परिवहन और रक्षा, जो कि लोथल प्रोजेक्ट एक था, उसको लेकर बात हुई थी। साथ ही वित्तीय अपराध में नियंत्रण के लिए डीएसटी और इलेक्ट्रा सिस्टकॉन के बीच सहयोग की बात की गई थी। आयुर्वेद और इंडो इटालियन रोड मैप पर भी हस्ताक्षर हुआ था। ये पूछ सकता है, इंडो इटालियन रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किया गया था। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री मोदी की इटली की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। नहीं, दूसरी है। यात्रा के दौरान भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। दोनों देशों ने वर्ष 2029 तक 20 बिलियन यूरो का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि इसमें दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट, इटली यात्रा मई 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और इटली ने वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन के रूप में घोषित किया है। इसको यार देखते हैं, कन्फ्यूजन है। 2027 को, ठीक है, ये सही है, ये पहला सही है। दूसरा, भारत में इनोवेट इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए लोथल परियोजना को शामिल किया गया है, यानी कि ये तीनों सही हैं। 1, 2 एंड 3, ये इसमें तीनों सही है। अगला टॉपिक है भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो कि मई 2026 में जारी हुई है। कुल संज्ञेय अपराध 58,85,867, जो कि आईपीसी या बीएनएस के तहत दर्ज हुए मामले 35,44,608 और स्पेशल लोकल लेजिस्लेशन यानी स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज मामले 23,41,259 हैं। 2023 के मुकाबले कुल अपराधों में 6% की कमी दर्ज की गई है और प्रति लाख संख्या पर, जो कि 2023 में 448.3 थी अपराध दर, वो अब घट के 418.9 हो गई है। प्रमुख अपराध श्रेणी में मानव शरीर के विरुद्ध 8,72,000 मामले दर्ज हुए, जिनमें शाब्दिक चोट के मामले थे 4,41,996। महिला और बच्चों के विरुद्ध 2,84,530 मामले दर्ज हुए। इसमें शाब्दिक पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 1,20,227 मामले दर्ज हुए। आर्थिक अपराध के संबंध में 2,14,379 मामले दर्ज हुए, जो कि 2023 की तुलना में 4.6% अधिक है। स्वाभाविक मामले जालसाजी, धोखाधड़ी व कपट से संबंधित थे।
साइबर अपराध को लेकर 1,01,928 मामले दर्ज हुए, जो कि 2023 से 17.9 गुना अधिक था। 17.9% अधिक था। स्वाभाविक मामले जो है धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से संबंधित थे। अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े, हत्या के संबंध में 27,049 मामले दर्ज हुए, जो कि 2.4% की कमी को दर्शाता है। अपहरण के मामले में 96,079 मामले, जिसमें 15.4% की कमी दर्ज हुई। ये मिलान के रूप में भी पूछ सकता है कि किसमें कमी दर्ज हुई और किसमें बढ़ोतरी हुई। नकली मुद्रा FICN, जो कि 8,21,100 नोट जब्त किए गए, जिसका कुल अनुमानित मूल्य जो था 54.62 करोड़ रुपये था। और चार्जशीट की दर को देखें IPC या BNS के तहत, तो जो राज्य प्रथम स्थान पर था चार्जशीट दायर करने में, वो केरल था 94.5%, और महानगरों में जो प्रथम स्थान था वो कोलकाता का था। अब इस पर हम प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में अपराध 2024 NCRB की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की तुलना में कुल अपराधों में 6% की कमी दर्ज की गई है। सही है। अपराध दर यानी कि क्राइम रेट प्रति लाख जनसंख्या पर 418.9 दर्ज की गई है, जो कि 2023 जो 4.48 थी। सही है। साइबर अपराधों के मामले में 2023 की तुलना में 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सत्य है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। अगला है चार्जशीट दर और अपराध श्रेणी के मिलान में। स्वाभाविक चार्जशीट दर केरल के पास 94.5% दर्ज की गई है। सही है। स्वाभाविक चार्जशीट अगर महानगरों में देखते हैं तो कोलकाता के 95.3%। मानव शरीर के विरुद्ध स्वाभाविक मामले चोट से संबंधित थे। ये भी सही है आपका, यानी कि 1, 2 और 3 आपका तीनों सही है। 1, 2 और 3 जो है आपका तीनों सही है। अगला जो है आपका सामान्य नागरिक संहिता को लेकर जो असम ने एक विधेयक पास किया है उसके बारे में। असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता यानी UCC असम 2026 को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य था कि धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समान व्यवस्था लाना, ताकि कानूनी समानता, लैंगिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। दायरा इसका देखते हैं तो यह असम के सभी निवासियों पर जो है लागू होगा, लेकिन अनुसूचित जनजातियों जो कि अनुच्छेद 366 25 और 342 के तहत इनको छूट दी गई, क्योंकि इसमें पहले से इनको संरक्षण दे दिया गया है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। विवाह संबंधी नियम, विवाह के लिए एक पत्नी यानी मोनोगैमी को मूल नियम बनाया गया है। विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। वैदिक विवाह, निकाह, अहोम, चकलोम आदि जैसी प्रथागत परिस्थितियों के विवाह संपन्न करने की अनुमति दे दी गई है। पंजीकरण, सभी विवाहों और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। विवाह के 60 दिनों के भीतर जो है उपपंजीयन के पास ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। लिव इन संबंध, इसका पंजीकरण 1 महीने के अंदर होगा। इससे जन्मे बच्चे को पूर्णतः वैध माना जाएगा। महिला को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने पर न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण का अधिकार होगा। निरसन, यह विधेयक असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करता है। इससे संबंधित जो है प्रश्नों को देखते हैं। समान नागरिक संहिता असम 2026 विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक असम के सभी निवासियों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं है। गलत, इसमें छूट का प्रावधान दिया गया है। इस विधेयक के तहत विवाह के लिए एक पद्धति यानी मोनोगैमी के मूल नियम को अपनाया गया है। साथ ही विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह विधेयक असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करता है। 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3। सामान्य नागरिक संहिता असम 2026 विधेयक के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लिव इन संबंध का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसकी समय सीमा विवाह के समान 60 दिनों के भीतर है। लिव इन संबंधों से जन्मे बच्चे को इस विधेयक के तहत पूर्णतः वैध माना जाएगा। विधेयक के अंतर्गत यदि किसी महिला को उसके लिव इन पार्टनर द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उसे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत है, प्राप्त करने का अधिकार है। पहला और दूसरा सही है। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली नीति आयोग की रिपोर्ट।
यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है, जिसने पुराने 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 के नए शैक्षिक ढांचे में बदला है। वर्तमान स्थिति यूडाइस प्लस की रिपोर्ट है। 14.71 लाख प्लस विद्यालय हैं और 24.69 करोड़ जो है विद्यार्थी हैं, यानी जिस पर 1.01 करोड़ शिक्षक हैं। कुल नामांकन 2014 से 15 के मध्य जो हुए थे 26.95 करोड़ से घट के 24.69 करोड़ हो गया है। और गिरावट का जो कारण है उसमें प्रजनन दर की कमी, विद्यालयों का एकीकरण और उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखने की चुनौती है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 54.3% से गिरकर 49.2% हुआ, जबकि निजी स्कूलों का हिस्सा 31.6% से बढ़कर 38.8% हो गया है। चुनौतियाँ क्या है? माध्यमिक स्तर पर जो है विशेषकर 10वीं के बाद गिरावट सर्वाधिक देखी गई है। प्रमुख कारण आर्थिक दबाव, दूरी, बाल श्रम और घरेलू जिम्मेदारियां हैं। ड्रॉप आउट दर 2024-25 की प्राथमिक में 0.3% और उच्च प्राथमिक 3.5%, माध्यमिक में 11.5% रही है। देश में 1,04,125 एकल शिक्षक विद्यालय हैं जो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रगति: उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 45.99% से बढ़कर 60.9% हुआ है। एसटी विद्यार्थियों का उच्च प्राथमिक नामांकन 89.97% से बढ़कर 99.5% हुआ है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ी, इसमें बिजली 91.9%, कंप्यूटर 64.7% और इंटरनेट 63.5% युक्त विद्यालयों की बढ़ोतरी हुई है। सिफारिशें, जिसमें कुल 13 सिफारिशें की गई हैं, जो कि 8 प्रणालीगत सिफारिशें और 5 शैक्षिक सिफारिशें हैं। प्रणालीगत में विद्यालय संरचना, समेकित विद्यालय, ढांचागत शासन सुधार, स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षा तैनाती, डिजिटल शिक्षा समावेशन, अन्य प्रणालीगत सुधार। शैक्षिक सिफारिशों में शिक्षण पद्धति में सुधार, मूल्यांकन में सुधार, आधारभूत अधिगम, विद्यार्थी कल्याण या व्यावसायिक शिक्षा, AI का जिम्मेदार उपयोग। जो कि यूडाइस जो प्लस है, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इससे संबंधित प्रश्न ऐसे हैं: भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली नीति आयोग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे के स्थान पर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन किया गया है। यूडाइस प्लस 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 14-15 की तुलना में कुल नामांकन में वृद्धि हुई है। इसको देखते हैं। कुल नामांकन में वृद्धि यूडाइस प्लस के अनुसार, यूडाइस प्लस 14-15 घटा है। कुल नामांकन 24.69 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें जो है ये वाला गलत है ऑप्शन। सरकारी स्कूलों में नामांकन का हिस्सा 14-15 की तुलना में 24% में कम हुआ है, जबकि निजी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, पहला और तीसरा। स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर जो कि 10वीं के बाद पर ड्रॉप आउट दर प्राथमिक स्तर 0.3% की तुलना में काफ़ी अधिक यानी 11.5% रहा है, सही है। देश में अभी कुल 1,04,125 ऐसे विद्यालय हैं जो कि एकल शिक्षक सिंगल टीचर व्यवस्था पर आधारित है, जो कि शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति यानी ST विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। ST में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ST उच्च प्राथमिक में ST सरकारी स्कूल में नामांकन उच्चतर माध्यमिक लड़कियों का नामांकन ST विद्यार्थियों का उच्च प्राथमिक नामांकन जो है प्राथमिक नामांकन 89.97 से बढ़कर 99.5 हो गया, यानी कि नामांकन बढ़ा है। तो ये सही है, नामांकन में वृद्धि हुई है। तो ये भी सही है, नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़ा भी सही है और ये भी आंकड़ा सही है, यानी तीनों सही है। इसमें तीनों सही है। अगला टॉपिक, 2 अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नवीनतम स्वीकृति जो मई 2026 में मिली है, इसमें क्रिटिकल मैट्रिक्स CML
धोलेरा, जो कि 5 मई 2026 को इसकी अनुमति मिली है। ये गैन आधारित मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले का निर्माण करेगी। इसमें निवेश जो है 3,936 करोड़ रुपये है और 2230 नौकरियाँ इसमें सृजित होंगी। सूची सेमीकॉन यानी SSPL, जो कि सूरत में लगेगा, ये OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टेड सुविधा प्रदान करेगी। इसमें 1033.20 मिलियन चिप्स प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता होगी। सेमीकंडक्टर मिशन व अन्य जो है नीतिगत अपडेट। कुल स्थिति, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 5 मई 2026 को मंजूरी दी। अब तो कुल 12 जो है परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जो कि लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए की संचित निवेश को दर्शाती है। इसमें आपको टाटा यानी कि टाटा का TSMPL धोलेरा वाला प्रोजेक्ट, जो कि 9 अप्रैल 2026 को भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब सिलिकॉन वेफर चिप निर्माण के हेतु सेज हेतु अनुसूचित किया गया है इस पूरे इकोनॉमिक जोन के लिए। यूपी नीति, यूपी से संबंधित इम्पोर्टेंट है। 3 जून 2026 जो कि निवेश प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 में संशोधन किया गया है 3 जून को यूपी नीति में। अगला, पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं में सिस्कैम ओडिशा, यूके की क्लास 6 वेफर फैब के साथ देश का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC कंपाउंड फैब बनेगा। और फिर 3D ग्लास सॉल्यूशन ओडिशा में इसकी स्थापना की गई है। एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सब्सट्रेट यूनिट लगाएगा। ASIP यानी एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज आंध्र प्रदेश दक्षिण कोरियाई एजेंसी एपैक्ट के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। CDIL यानी कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंजाब में इसकी स्थापना हुई। मोहाली में डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर सुविधा का विस्तार होगा इससे। अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को देखते हैं। रेनेसांस डिजाइन केंद्र, जो कि 13 मई 2025 को नोएडा बेंगलुरु में भारत का पहला 3 nm का जो है चिप डिजाइन इसका केंद्र है। दूसरा, सेमीकॉन इंडिया 2025, जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा है यूपी यूनिट 14 मई 2025 यानी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन को जेवर यानी YEIDA में 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अक्टूबर 2025 में IIT भुवनेश्वर में इसकी स्थापना, जो कि 4.95 करोड़ रुपए की लागत से MP लैब्स द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नमो सेमीकंडक्टर लैब। इस पर जो संबंधित प्रश्न है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। कैबिनेट द्वारा 5 मई 2026 को मंजूरी के बाद अब तक कुल 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसको देखते हैं। 12 सेमीकंडक्टर परियोजना अब तक जो है 12 सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्रिटिकल मैट्रिक्स यानी CML परियोजना, जो कि धोलेरा में स्थित है, मुख्य रूप से गैन आधारित मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले का निर्माण पर केंद्रित है। सूची सेमीकॉन SSPL, जो कि सूरत को OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट सुविधा के लिए विकसित किया जा रहा है। ये तीनों सही है इसमें 1, 2 और 3। निम्नलिखित परियोजनाओं उसके संबंध में सही मिलान कीजिए। टाटा TSMPL धोलेरा भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब सिलिकॉन वेफर चिप का निर्माण करेगी। सिस्कैम ओडिशा यूके के क्लासिक वेफर फैब के साथ देश का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड फैब होगा। ASIP एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश दक्षिण कोरियाई कंपनी एपैक्ट के सहयोग से निर्मित की गई है। इसमें भी ये तीनों सही है।